Hello, my dear student. Welcome to my channel Concept of Mathematics. मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो परीक्षा में अवश्य आता है और बहुत सारे बच्चों का इस पे कंफ्यूजन भी होता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के सवाल कैसे लगाएं, क्या करें। बहुत आसान होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, और संभावना कैसे हमारी प्रबल होती, कैसे कम होती है। तो सिंपल सी बातें गणना है इसमें कि रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी। बहुत ही सिंपल है। फेवरेबल आउटकम्स माने एनी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स माने सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल आउटकम्स जो मैं चाहता हूं, जो हम लोग चाहते हैं, और टोटल पॉसिबल आउटकम यानी जितनी संभावनाएं हो सकती है, और उसी के रेशियो को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इन दोनों के रेशियो को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ध्यान दें, प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा होता है और एक के बराबर या एक से कम होता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, मतलब प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर प्रोबेबिलिटी -1/2 है तो इन प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी अगर इसकी वैल्यू 3/2 है तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। मतलब जीरो से कम नहीं हो सकता और एक से बड़ा नहीं हो सकता। नॉट ग्रेटर देन 1, नाइदर लेस देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1, सॉरी, नाइदर लेस देन 0 एंड नॉट ग्रेटर देन 1। मतलब वो नेगेटिव नहीं होगा। जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव और एक से बड़ा मतलब पॉजिटिव। एक से बड़ा, तो एक से बड़ा नहीं होगा और नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात कि यदि PE is equal to 0 है, this implies that event is impossible. Event is impossible. और अगर PE is equal to 1 है तो it is sure event. It is sure event. तो ये प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा हाई स्कूल के स्तर पे किसी भी घटना के होने और किसी भी घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा एक के बराबर होता है। चाहे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हो, सबका सम एक के बराबर ही होता है। इसको एक तरह भी हम फॉर्मूले के रूप में कर सकते हैं कि PE प्लस PE डैश इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूले हैं बच्चे, या आप ऐसे समझ लीजिए कि दिस इंप्लाइज दैट ये कोई भी घटना चाहे जितनी भी हो, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट Pn, घटनाएं चाहे जितनी हो जाए, सबका सम 1 के बराबर ही होता है। कुछ बातें और समझनी होंगी आपको। इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ऐसी सभी घटनाएं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाती है। जैसे एक कॉइन को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड ये 1/2 होता है और प्रोबेबिलिटी गेटिंग टेल ये भी 1/2 होता है। और जब किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी अगर बराबर हो रही है, इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है बराबर हो रही है, तो फेयर गेम कहलाता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाता है। यही कारण है कि कोई भी क्वाइन अगर हम टॉस करते हैं
तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, इसलिए उसे फेयर माना जाता है। आप देखते हैं कि जब भी क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है या कोई भी मैच होता है, तो सबसे पहले किक कौन मारेगा, सबसे पहले बल्ला कौन संभालेगा, बॉल फील्डिंग कौन करेगा, इसके लिए टास्क कराए जाते हैं। तो वो फेयर होता है क्वाइंस, और इस घटना को हम इक्वली लाइकली इवेंट की वजह से फेयर मानते हैं, उसमें कोई भी संभावनाएं गड़बड़ होती नहीं है, इसलिए हम हमेशा ये क्वाइन का टास्क करना फेयर होता, अनफेयर नहीं माना जाता है। इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है कि जब हम क्वाइन को टास्क करेंगे तो हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो फेयर माना जाता है। तो जितने भी इक्वली लाइकली आउटकम्स होती हैं वो सभी के सभी फेयर होती हैं, इसलिए इसको ज्यादा मान्यता प्राप्त है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस यदि समझ में आता है तो प्रोबेबिलिटी आसानी से समझ में आती है। हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सैंपल स्पेस को समझ लें तो प्रोबेबिलिटी निश्चित रूप से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कितने इसके सैंपल स्पेस क्या क्या होते हैं। हमारे पास कुल घटनाएं हैं क्वाइन, डाई और प्लेइंग कार्ड, तीन घटनाएं मुख्यतः, और वैग या अर्न, मुख्यतः तीन घटनाएं हमके सम्मुख हैं। क्वाइन को टास्क करना, डाई को रोल करना और प्लेइंग कार्ड को समझना। तो सबसे पहले हम क्वाइन के बारे में चलते हैं। क्वाइन, क्वाइन हैव टू फेसेस, मतलब क्वाइन के पास दो फेस होता है, एक पर हेड लिखा रहता है, दूसरे पर टेल लिखा रहता है। तो कितने सैंपल स्पेस होंगे ये क्वाइन पर निर्भर करता है, क्वाइन की संख्या पर निर्भर करता है। टू फेसेस हैं तो सैंपल स्पेस, एनएस को सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब होता है जितनी भी घटनाएं और संभावनाएं होती हैं उनका कलेक्शन एक जगह कर लेते हैं तो वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं। और दो फेस है तो सैंपल स्पेस 2 to the power n होता है, वेयर n is नंबर ऑफ क्वाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिक्के को दो बार उछाला जाए या दो सिक्के को एक बार उछाला जाए, दोनों घटनाएं सेम होती हैं। तो देखें, अब n इज इक्वल टू 1, यानी हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो जो सैंपल स्पेस होगा वो 2 to the power n यानी 2 होगा, और इसको हम लोग लिखते भी हैं हेड एंड टेल। n इज इक्वल टू 2, दो सिक्का उछाला जाए तो सैंपल स्पेस 2 to the power 2 यानी 4 होगा, और दो सिक्के उछाले जाएंगे तो दोनों या तो हेड हेड होंगे, पहला हेड दूसरा टेल, दूसरा पहला टेल दूसरा हेड, या फिर दोनों ही हेड होंगे। और यदि मान लीजिए तीन सिक्के उछाले जा रहे हैं, n इज इक्वल टू 3, तो सैंपल स्पेस होगा 2 to the power 3 यानी कुल मिला के 8। और ये घटनाएं होंगी, आठों की आठों घटनाएं तीनों हेड होंगे। अब क्रमशः लिखने का तरीका, पहला हेड हटाइए आगे इधर से, तो हेड हेड टेल। अब एक और हेड हटा दीजिए तो होगा हेड टेल टेल। अब बीच वाले हेड को गायब करिए, बीच वाले को, तो ये होगा हेड टेल हेड। अब इन्हीं को रिवर्स कर दीजिए, तो इसको रिवर्स करेंगे तो टेल टेल हेड होगा, इसको रिवर्स करेंगे हम लोग तो टेल हेड हेड होगा, इसको रिवर्स करेंगे तो टेल हेड टेल होगा, और लास्ट में टेल टेल टेल। ये तरीका है लिखने का। तो ये हाई स्कूल के स्तर पे ये तीन से ज्यादा घटनाएं नहीं पूछी जाती हैं, इसलिए तीनों घटना क्वाइन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं हम लोग।
अब हम डाई के बारे में सोचते हैं कि एक डाई को डाई लूडो हम लोग खेलते हैं तो लूडो में जो पाशा होता है उसको हम डाई कहते हैं और ये 6 फेसेस होता है। अगर ऊपर 1 है तो नीचे 6 होगा, इधर एक फेस पे 2 है तो उसके अपोजिट फेस पे 5 होगा, एक फेस पे 3 होगा तो अपोजिट साइड पे 4 होगा। ये डाई होता है और डाई में कुल नंबर 6 फेसेस होते हैं, हैव ए 6 फेसेस, 6 फेस। और इसीलिए इसका जो सैंपल स्पेस होता है वो ns इज इक्वल टू 6 to the power n होता है, where n is number of die, नंबर ऑफ डाई, ये नंबर ऑफ डाई होता है। इसमें अगर एक डाई को रोल करते हैं, when one die is rolled, अगर एक डाई को रोल करते हैं तो जो सैंपल स्पेस इसमें होगा 6 to the power 1, यानी क्या क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ये होता है एक डाई को रोल करते हैं। लेकिन अगर 2 डाई को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस होगा when n is equal to 2, यानी 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाई को हम रोल्ड करेंगे तो जो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा ns 6 to the power 2 यानी 36 होगा। अब 36 कैसे लिखा जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण चीज है और इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं। जो 2 डाई को अगर हम रोल करते हैं, 2 डाई को रोल करते हैं, 2 डाइस को, तो ये सैंपल स्पेस इसका 6 to the power 2 यानी 36 होता है। इसको लिखते कैसे ये देखा जाए तो सैंपल स्पेस ns इज इक्वल टू 6 to the power यानी 36, स्टार्ट करते हैं यहां से 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। अब इसका जो इंपॉर्टेंट पहलू है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पे, इस डाई पे जब 2 डाई को हम रोल करते हैं, यानी यहां पे अगर 2 डाइस को रोल करते हैं तो ऊपर जो फेस पे आने वाला होता है, ऊपर जो फेस पे आता है उसका सम, इन दोनों फेस पे जो आएगा उनका सम कितना होगा, ये दो नंबर जो 2 फेस पे आते हैं वही यहां लिखा गया है। तो कितने सम होंगे और क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसी को हमें दर्शाना है कि यहां पे सम नीचे की तरफ और इधर इवेंट देखना हमको, कितने इवेंट होंगे, कितने इवेंट होंगे यहां पे ये देखना है।
तो दो सम की बात करें तो सिर्फ एक इवेंट दिखाई दे रहा है, मतलब यही एक इवेंट। अगर हम थ्री सम की बात करें तो हमारे पास दो इवेंट दिख रहे हैं, ये और ये। अगर हम फोर सम की बात करें तो हमारे पास ये इवेंट जो है तीन तरह के दिख रहे हैं, ये और ये। अगर फाइव सम देखा जाए तो ये इवेंट हमारे पास है, इस रो में कुल चार इवेंट होंगे। अगर हम सिक्स की बात करें, सिक्स सम की, तो देखिए ये इवेंट है सिक्स सम वाले, कुल पांच इवेंट्स हैं, मतलब पांच है पांच। और अगर हम सेवन की बात करते हैं तो ये इवेंट हमारे पास है जिनका सम सेवन हो रहा है, और ऐसे नंबर सिक्स है। अब देखिए अगर एट है तो ये इवेंट्स हैं और इनकी संख्या सिर्फ पांच है। और अगर नाइन है तो देखिए इनकी संख्या कितनी है, ये फोर है। और अगर टेन की बात करें हम लोग तो देखिए ये कितनी संख्या है, मात्र थ्री है। और 11 है तो मात्र दो है, ये दो। और 12 पे सिर्फ एक घटना है, सिर्फ एक घटना है 12 वाली पे। तो इस तरह से इस पर भी सवाल आधारित हैं, आते हैं सवाल, इसलिए इसे सैंपल स्पेस के रूप में हमें जानना बहुत आवश्यक है। अब हम प्लेइंग कार्ड पे आते हैं और प्लेइंग कार्ड को समझते हैं। सवाल इस पर हम एक एग्जाम्पल देते चलेंगे, एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहां पे एक बात हम लोग कर सकते हैं कि एक डाई को अगर हम रोल्ड करते हैं, तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे कि इससे कैसे प्रोबेबिलिटी का सवाल इस पर कैसे आते हैं ये देखा जा सकता है। अगर एक डाई को हम लोग रोल करते हैं और उसमें ऑड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अब इसमें देखना होगा कि ऑड कितने नंबर हैं, 1 3 5, ये ऑड नंबर है। इवन आने की प्रोबेबिलिटी 2 4 6। तो ये हमें देखना होगा कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक डाई को अगर हम रोल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑड की क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर्स, गेटिंग ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर कितने हैं ये महत्वपूर्ण है। और ऑड नंबर 1 3 5, अगर 1 3 5 ऑड नंबर है हमारे, कुल घटनाएं आ गई तीन, और कुल घटनाएं यहां नीचे 6 है, अर्थात ये 3 6 होगा 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सम वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि दो डाइस को अगर हम रोल्ड करते हैं तो ऊपरी फेस अपर फेस पे आने वाली कितनी संख्याएं होंगी, कितने इवेंट्स होंगे, या उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनका सम 6 हो। अगर दो डाई को हम रोल्ड करते हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनका सम, अपर फेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 6 हो। तो आपको यहां देखना होगा कि 6 सम में कितनी घटनाएं हैं, तो देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 घटनाएं हैं। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम एज 6। तो कुल घटनाएं हमारे 5 हो रही हैं 5, और कुल 36 इवेंट्स हैं, तो हमारा जो आंसर होगा ये 5/36 हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने होंगे। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वहां हम लोग देख लेंगे एग्जाम्पल में, लेकिन अभी पहले सैंपल स्पेस को समझा जाए। अब जरा आइए प्लेइंग कार्ड पर। टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं। दो कलर होता है, एक रेड कलर होता है और एक ब्लैक कलर होता है। रेड कलर में 26 कार्ड्स होते हैं और ब्लैक कलर में भी 26 ही कार्ड होते हैं। रेड में दो सूट्स होते हैं, पहला हार्ट, दूसरा डायमंड। हार्ट
ऐसे डायमंड्स, पैरेललोग्राम, ये दोनों रेड कलर में होते हैं, दोनों ही रेड कलर में होते हैं। इसमें दो पत्तियां इसमें भी होती है, स्पेड और क्लब्स। स्पेड पान की पत्ती का आकार होता है, और ये क्लब्स कुछ इस प्रकार का होता है। ये स्पेड होता है ब्लैक कलर, और ये देखिए हम जो ब्लैक कलर है उसको हम ब्लैक में कलर कर दे रहे हैं, और पर ये रेड कलर का होता है। मैं कलर नहीं कर रहा हूं क्योंकि रेड हमारे पास है नहीं अभी फिलहाल। तो ये रेड कलर है और ये ब्लैक कलर है। ये इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी हर पत्ती की, ये 13 होते हैं, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, और ये भी 13 होता है। तुम देख रहे हो कि 13 तेरह चौको 52 यानी 52 कार्ड्स होते हैं। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है, इस 13 को कैसे हम समझते हैं। 13 सबसे पहला पत्ती होता है एस, जिसको हम लोग एस बोलते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बोलचाल की भाषा में 9 को नहला और 10 को दहला कहते हैं, 10 को। और उसके बाद आता है जैक, फिर क्वीन, फिर किंग। जैक यानी जिसको गुलाम, क्वीन बेगम, और ये होता है किंग। और दरअसल इन तीनों पत्तियों पे जैक, क्वीन, किंग, इस पे कोई कोई फेस आकृति होती है, इसीलिए इनको फेस कार्ड कहते हैं। और एवरी कार्ड्स एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जैक, क्वीन एंड किंग, एवरी कार्ड इन 4 नंबर। सभी चीज सब 4 होते हैं। 4 एस, 4 2, 4 3, 4 4 अर्थात दुक्की 4, तिक्की 4, चौका भी 4, पंजा भी 4, छक्का भी 4, इस सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला सभी 4 होते हैं। जैक भी 4, क्वीन भी 4, किंग भी 4। तो ये देखिए 4 4 4 अर्थात 12। तो हम फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड कहते हैं। नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना आ जाएगा 12। और एस और ये तीनों ऑनर्ड कार्ड कहलाएंगे, इसको भी इसमें मिला देंगे तो फेस के कार्ड के अलावा ये चारों के चारों ऑनर्ड कार्ड हो जाएंगे। तो ऑनर्ड कार्ड हो गए, ऑनर्ड कार्ड कुल हो गए 16। एस को भी मिला देंगे तो ऑनर्ड कार्ड हो गए 16। तो कुल 16 कार्ड ऑनर होते हैं और फेस कार्ड इतने होते हैं। अब जरा इस पे मान लीजिए इसी पे कुछ क्वेश्चन बनाया जाता है। हाई स्कूल में केवल एक कार्ड की बात की जाती है कि अगर हम ताश की गड्डी से पूरा सफल्ड कर दें और सफल्ड करके एक पत्ती खींचे तो उसके रेड कलर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें और गेटिंग कार्ड इज रेड, अगर कार्ड इज रेड है तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या है, इसी 26 में से कोई एक पत्ती होगा। और कुल टोटल पत्तियां कितनी, 52। तो देखिए 26/52 हो जाता है, अर्थात 1/2। और अगर हम ये कहते हैं कि एक पत्ती हम निकालते हैं तो उसके रेड फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो जरा सोचिए रेड फेस कार्ड कितने होंगे। तो ये इसमें 3 पत्ती इसमें भी होगी हार्ट में, 3 पत्ती डायमंड में भी होगी, तो 3 3 6, कुल इसमें रेड कलर में 6 पत्तियां होंगी जो फेस कार्ड होंगी। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी इसकी निकालना चाहे कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए रेड फेस कार्ड, अगर रेड फेस कार्ड की बात की जाए
तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 6 और कुल 52, और इसको सिंप्लीफाई कर दें अगर 3 से 2 से तो क्या होगा 3/26, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रोबेबिलिटी को हम सैंपल स्पेस के आधार पे समझने का प्रयास करें। यदि हमको हमारा कंसेप्ट सैंपल स्पेस का ना क्लियर हो तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ये तो सत्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो हमें सोचना है वो फेस कार्ड के बारे सैंपल स्पेस के बारे में सोचना है, इसलिए सैंपल स्पेस को ही सोचिए। अब देखिए एक सवाल होगा जो एक झोले में इतने सेब फल जो भी हो अर्न पे आधारित है, बैग या झोला या अर्न, तो वो भी मैं बता दे रहा हूं कि उस पे कैसे सोचते हैं। कोई भी एक बैग या झोला या बक्सा है, 4 रेड बॉल 5 ग्रीन बॉल और 6 वाइट बॉल, तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा नंबर ऑफ बॉल इन बैग, तो कितना होगा सैंपल स्पेस, इस तो काफी आसान होता है, 6 4 10 5 15 हो गया। अब अगर हम ये कहते हैं कि हम बिना देखे हाथ डालकर इसमें एक बाल निकालते हैं तो उसके रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो एक बाल निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग बॉल अ बॉल इज रेड, अगर वो बाल है तो रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो कुल कितने रेड बाल हैं 4 और ये कितने हैं 15, तो 4/15 हो जाएगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इक्वली लाइकली आउटकम के अलावा रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है, जो हम सभी जो भी एक्टिविटीज करते हैं सब एक्सपेरिमेंट ही होते हैं, इसमें जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो एक महत्वपूर्ण बात है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट हम नहीं बता सकते एडवांस में, यानी ऐसी सभी घटनाएं जिनका हम रिजल्ट एडवांस में फोरकास्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, ऐसी सभी घटनाएं जो होती हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की श्रेणी में आती हैं, या यूं कहें तो सब के सब घटनाएं रैंडम एक्सपेरिमेंट ही कहलाती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होता ही यही है कि हम एग्जैक्टली फोरकास्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि क्या आने वाला है। इसलिए रैंडम एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये दोनों घटनाएं काफी महत्वपूर्ण है, इसको प्रभावित करती हैं, समझाती हैं। और सैंपल स्पेस 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इक्वली लाइकली आउटकम्स और सैंपल स्पेस, इससे बेस है, कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए इनको समझना, अगर प्रोबेबिलिटी को समझना है तो इनको समझना बहुत जरूरी है।